नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य की रचनाएं ज़्यादा लिखी जाने लगी। प्रारंभ में तो ज़्यादातर पद्य लिखे जाते थे, लेकिन आधुनिक काल की यह विशेषता थी कि इसमें गद्य लिखा जाना शुरू हो गया। आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा देने वाले मिश्रबंधु है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो प्रारंभ से ही मिश्रबंधु एक साथ रहते थे। प्रारंभ से ही मिश्रबंधु एक साथ रहते थे। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा कौन देंगे? मिश्रबंधु देंगे। और क्यों प्रारंभ से एक साथ रहते थे? इसीलिए न एक साथ मिलके तीनों लोगों ने मिलके एक ही रचना किया, मिश्रबंधु विनोद। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्रबंधु विनोद। हिंदी का पहला ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो हाँ, हिंदी का पहला ग्रंथ का नाम श्रावकाचार है, जिसके रचनाकार देवसेन है। और 933 ईस्वी देवसेन जी का समय काल है। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो आलाखंड परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। और परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। और आलाखंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सबको मिल गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शिव सिंह सरोज। और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ? तो हिंदी के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन मिश्रबंधु विनोद में हुआ, जिसके रचनाकार मिश्रबंधु थे। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। कि हिंदी साहित्य का विकास किस तरह हुआ? तो पहले चारण काव्य लिखे गए, फिर धार्मिक काव्य लिखे गए, फिर प्रेमाख्यानक काव्य, फिर दरबारी काव्य। इस रूप में अपने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन जी का हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम है। और इन्होंने अपने ग्रंथ में पहले चारण काल लिखा, फिर धार्मिक काल, फिर प्रेमाख्यान काव्य, फिर दरबारी काव्य। इस रूप में अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किए। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा रचित है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो दर्शन, इतिहास का दर्शन, ऐतिहासिक मंदिरों में हम लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, तो इतिहास का दर्शन हम किससे करते हैं? आँखों से करते हैं। आँखें नहीं रहेगी तो क्या हम कहीं दर्शन कर पाएंगे? तो नलिन बिलोचन शर्मा, बिलोचन मीन्स क्या होता है? आँख होता है। और दर्शन किससे करते हैं? आँख से करते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा इतिहास दर्शन के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहास ग्रंथों में किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? इसलिए कि इन्होंने काल विभाजन किया था। पहली बार अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया था।
नहीं तो पहले के लोग बस कवि और उनकी रचनाओं को ही अपने इतिहास ग्रंथों में लिखा था, लेकिन इन्होंने ही पहले अपने ग्रंथ में काल विभाजन किया था। उसके बाद शुक्ल जी ने काल विभाजन किया वैज्ञानिक रूप में और विधेयवादी पद्धति में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा 693 से 1693 ईस्वी रखी। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सा धारणा अधिक उपयुक्त है? तो अर्ध प्रमाणिकता। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले ज़्यादा विद्वान थे, इसीलिए यह धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है। तज़किरा-ई-शुरुआई हिंदी किसके ग्रंथ का नाम है? तो मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का नाम है तज़किरा-ई-शुरुआई हिंदी। तो देखिए, करीमुद्दीन टेढ़ा नाम है। करीमुद्दीन किसका नाम होता है? मुसलमान लोगों में ज़्यादातर नाम करीमुद्दीन, मुहम्मद ऐसे करके नाम रखे जाते हैं। और तज़किरा भी एक उर्दू में शब्द है, तो यह शब्द से कोरिलेट कर लीजिएगा। तज़किरा-ई-शुरुआई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी के विधेयवादी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, ग्रियर्सन है। यह कथन कहने वाले कौन थे? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक मतलब सबसे पहले प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, ग्रियर्सन है। यह कथन किसने कहा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। क्यों कहा है? कि ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली या किससे ली? तो शिव सिंह सरोज से ली, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु क्या था? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज था। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रमुख लेखक कौन हैं? तो गारसा दत्त ताशी हैं। इनका ग्रंथ है इतवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी और यह फ्रेंच भाषा में रचित एक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आप लोगों के परीक्षा को उपयोगी लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम ऐसे ही ऑनलाइनर क्वेश्चनों को प्रत्येक सेशन में कम से कम 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चनों को हल करवाते हैं और यह एक रिवीजन क्लास है। आप अपने योग्यता की जांच कर सकते हैं कि हमें कितना आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन सा ग्रंथ है जो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है और जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। कैसे याद कर लेंगे? तो किसी भी वर्णों से क्या बना है? शब्द बना है, शब्द से वाक्य बना है, वाक्य से एक पैरा बना है। तो इस प्रकार किसी भी कहानी का, उपन्यास का, लेखक का निर्माण हुआ है। तो वर्णों को किस में पढ़ेंगे या पुस्तकों के किस में पढ़ेंगे? तो ज्योति में पढ़ेंगे। ज्योति रहेगी तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका इतिहास ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने 3
इतिहास ग्रंथों की रचना की। शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? तो शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इतवार लाल ऋतु हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक, इनमें से हिंदी कवियों की संख्या बताइए। तो 738 कवि और लेखकों की सूची बनाई गई। इतवार लाल हिंदुस्तानी में गारसा दत्तासी का ग्रंथ, जिसमें हिंदी भाषा के 72 कवियों की संख्या थी। हिंदी भाषा के कवि 72 थे, बाकी सब उर्दू अंग्रेजी भाषा के थे। कालिदास हजारा किसकी रचना है? तो कालिदास त्रिवेदी, यह तो सेम ही है, आप लोगों को याद ही हो जाएगा। शंभू, इनका समय काल क्या है? 693 ईस्वी से को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि माना। और स्वयंभू जी की रचना क्या है? तब पौं चरियू है, चरियू। तो पौं चरियू का अर्थ क्या है? पावन चरित्र। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना। क्वेश्चन नंबर 25 है, खुमार रासों की भाषा क्या है? तो खुमार रासों की भाषा राजस्थानी है और शैली डिंगल है। पृथ्वीराज रासों के उत्तरार्ध भाग के रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई के पुत्र जल्लड़। पुस्तक जल्लड़ हट देई चले गजन निरपकाज, यह पंक्ति है। तो जल्लड़ है पृथ्वीचंद बरदाई के पुत्र, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों के उत्तर भाग की रचना की। पृथ्वीराज रासों किस महाकाव्य की श्रेणी में आता है? तो विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अपभ्रंश चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ जिनदत्त सूरीकृत किस ग्रंथ में माना जाता है? तो उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी जी की रचना है, इसी में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को कितने भागों में संकलित किया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को 10 भागों में संकलित किया। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नामक ग्रंथ सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञेय द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी साहित्य की कहानी रचित है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त का है। गणपति चंद्र गुप्त कैसे याद रखेंगे? वैज्ञानिक क्या करते हैं? किसी भी अंग को इधर से उधर काट के रख देते हैं, लगा देते हैं, सील देते हैं, अब नए नए आविष्कार करते हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका होगा? गणपति चंद्र गुप्त का, क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिक आरंभ किसके साथ हुआ? गणेश जी के साथ। गणेश जी के साथ क्यों हुआ? सबसे पहले उन्हीं का ऑपरेशन हुआ कि दूसरे का मुंडी काट के और दूसरे का मुंडी लग गया, उनका मुंडी काट के दूसरे का मुंडी लग गया। तो गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखककार हैं। को रिलेट करके रचनाएं याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी, परीक्षा में यही सब बातें याद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किसमें मिलता है? तो राठौड़ा ख्यात में मिलता है। और जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का है। पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? तो पिंगल शैली में लिखा गया है। पिंगल शैली मधुर शैली है और डिंगल शैली कर्कश शैली है। किसने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद संग्रहित है, जिसमें सारांश प्राचीनता प्रमाणित होती है पुरातत्व प्रबंध संग्रह में। उत्तर क्या है? पुरातत्व प्रबंध संग्रह में संग्रहित है पृथ्वीराज रासो के कुछ पद। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुष्य या पुंड
जिनका समय 613 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने। शिव जी के ऊपर क्या चढ़ता है? पुष्प चढ़ता है। तब पुष्प या पुंड को कौन मानेंगे हिंदी का प्रथम कवि? तो शिव सिंह सेंगर मानेंगे। शिव के ऊपर पुष्प पर चढ़ता है तो शिव सिंह सेंगर मानेंगे पुष्प या पुंड कवि को पहला कवि हिंदी का। राजा मुंज जिनका समय है 993 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब्दुल रहमान का समय काल क्या है? 12वीं सदी है। इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। और अब्दुल रहमान के ग्रंथ का क्या नाम है? कि संदेश रासक। आदिकाल का संदेश रासक अब्दुल रहमान के ग्रंथ का नाम है। आदिकाल का चारण काल नाम किसने रखा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल का संज्ञा दिया। क्वेश्चन 41 है, अजय वज्र और मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को कौन सी भाषा कहा? तो संध्या या संध्या भाषा कहा। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान कौन सा माना जाता है? 84 सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84 थी। सिद्धों की संख्या 84 थी और इसमें सबसे ऊंचे सिद्ध लुइपा थे। सर्वोच्च पद उन्हें प्राप्त था। वारकरी संप्रदाय का संबंध किस साहित्य से था? तो वारकरी संप्रदाय के संबंध सिद्ध साहित्य से था। फागु काव्य में सबसे प्राचीन कौन सा काव्य है? तो जिनदत्त सूरि फागु, और जिनदत्त सूरि ने इसकी रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना? तो राम कुमार वर्मा ने माना। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इस इतिहास में उन्होंने खुसरो को आदिकाल का प्रथम कवि माना। तो आप पूछेगा आदिकाल का प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं, ऐसा मानने वाले कौन विद्वान है? तो वह है राम कुमार वर्मा। अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय बोलियों के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है? तो नूह सिपर किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार पूर्वक वह लिखे हैं। किसने ढोला मारूरा दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के बीच के दोहे की कड़ी मानते हैं? तो वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 48 है, शालिभद्र सूरि, इनका समय 1184 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना। वीर गाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाते हुए इसे क्या नाम दिया? तो इसे वीरगाथा काल और आदिकाल कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में दो नाम रखे हैं। तो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति है उनके ग्रंथ में, तो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा और आदिकाल को आदिकाल भी कहा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकोरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो हिंदी में पहेलियों और मुकोरियों को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो जी को प्राप्त है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य की रचना करने का आरंभ किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। अभिमान मेरु किसने कहा स्वयं को? अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो अभिमान मेरुतुंग को नहीं कहा जाता है। अभिमान मेरु विद्यापति ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। विद्यापति ने ये मेरुतुंग क्यों लिखा है? अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? टाइप में गलत हो गया है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? तो जो इंदुकित
परमात्मा प्रकाश से और तथा योगसार से। तो योगसार और परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? तो जो हिंदू की रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार। क्वेश्चन नंबर 55 है, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा? तो आदिकाल को शून्यकाल गणपतचंद्र गुप्त ने कहा। गारसा द तासी ने इतवार द ला लेत्रुरे एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्री सिंह सरोज को। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई? मैथिल भाषा में। इसीलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मिथिला का कोकिल है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति मूलतः कैसे कवि हैं? तो श्रृंगारिक कवि हैं। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, बर्तनी देख लीजिए, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 63 है, आदिकाल किसने नाम दिया? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी को बीजपत्पन काल किसने कहा? तो हिंदी को बीजपत्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। महावीर ने अहिंसा के बीज बोए थे, तब बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य धारा की रचना किसने की? तो हिंदी काव्य धारा नामक ग्रंथ की रचना राहुल संस्कृत्यायन द्वारा किया गया। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में लिखा गया है? तो 2 भागों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नखशिख वर्णन के श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तरोड़ा कवि द्वारा लिखित राउल बेल से माना जाता है। गद्य पद्य मिश्रित चप्पू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तरोड़ा कवि कृत राउल बेल में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें कौन सी बोली प्रधान है? तो राजस्थानी प्रधान है। विद्यापति की लोकप्रिय प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? तो पदावली है। पदावली को नागिन की लहर कहा गया। पदावली को ही बहुत सारे संज्ञा की दिया गया और पदावली के आधार पर ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो कमल कुरश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने रखा? तो आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल राव संस्कृत्यायन ने रखा। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड कितने हैं? मिश्र बंधु विनोद इतिहास के खंड कितने हैं? तो 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद की रचना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके सपोर्ट से हमें एनर्जी मिलेगी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। आप सबसे बहुत हम प्रेरित होंगे, तो प्लीज़ हमें प्रेरित करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं तो अमीर खुसरो जी हैं। हिंदी को हिंद का तोता किसने कहा? अपने को हिंद का तोता किसने कहा? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंद का तोता कहा। बसंत विलास में किस पर उसके विलासपुर भाव का मनोहारी चित्रण हुआ है? तो बसंत और स्त्रियों पर। बसंत विलास किस प्रकार का काव्य है? तो फागु काव्य है बसंत विलास। क्वेश्चन नंबर 79 है, छप्पय का राजा किसे कहा जाता है? तो छप्पय का राजा चंद्रबरदाई को कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कई सारे छप्पय छंदों को ज़्यादा प्रयोग किया है। देवसेन द्वारा रचित किस रचना का समय 933 ईस्वी से माना गया है और उसमें 250 दोहे
वह गृहस्थ धर्म का वर्णन है तो श्रावकाचार है। देवसेन का अब पूछ देगा कि देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार का समय कब है तो 933 ईस्वी से। पूछ देगा कि देवसेन कृत श्रावकाचार में कितने दोहे हैं तो 250 दोहे हैं। कौन सा रसो पूर्णतः नहीं है तो विशलदेव रासो। विशलदेव रासो में रस की पूर्णता नहीं है। चर्यापदों के रचयिता कौन है तो सबरपा हैं। और चर्यापद सिद्धों की एक गायन भाषा शैली में लिखा गया पद है जो अनुष्ठान के समय गाया जाता है। जो अनुष्ठान के समय क्या जब सिद्ध कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस समय चर्यापद के गीतों को गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है तो संदेश राक्षक है। संदेश राक्षक के रचयिता अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान। संदेश राक्षक के रचयिता अब्दुल रहमान। देखिए आगे, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या नाम दिया तो वीरगाथा काल दिया। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है तो बलिंदय नाम है। बलिंदय चंद्रबरदाई जी का मूल नाम है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नदी आस्था और कुंभ के आधार पर बताएं कि माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर एक माह रहकर मकर संक्रांति स्नान करते हैं, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं तो उसे कल्पवास कहते हैं। कि एक महीने तक खिचड़ी के समय, मकर संक्रांति के समय कुंभ में जाकर और एक साल स्नान ध्यान पूजा पाठ करें, उसे कल्पवास कहते हैं। आलाखंड को सर्वप्रथम किस सन में फर्रुखाबाद में सिंगारी कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया तो सन 1865 में। और देखिए ये भी पूछ सकता है आलाखंड का प्रकाशन किसने करवाया तो चार्ल्स इलियट ने करवाया। राहुल सांस्कृत्यायन ने किसके छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया तो वह हमीर रासो के छंदों को। क्वेश्चन नंबर 90 है, धनपाल कृत भविष्यत्कार को बीटरनीज महोदय ने क्या माना तो रोमांटिक महाकाव्य माना। याद कैसे रखते हैं तो भविष्य के लिए हम क्या करते हैं धन का संग्रह करते हैं। भविष्य के लिए धन को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो भविष्यत्कार किसकी रचना है धनपाल की। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है तो उद्बोधन शुरू कृत कुवलय माला है। विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है तो एक मुक्तक काव्य है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो की नायिका का नाम बताइए तो विशलदेव रासो की नायिका राजमती हैं जो राजा भोज से प्यार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, परमाल रासो कौन सा रस प्रधान है। परमाल रासो रचना में कौन सा रस प्रधान है तो वीर रस प्रधान है, क्योंकि परमाल रासो में आला रुदल के वीरता का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर तथा इसका सहयोगी रस कौन सा है तो श्रृंगार है। इसमें पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम को भी दर्शाया गया है और वीरता का भी वर्णन किया गया है। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है तो वीरगाथात्मक काल है। रासो ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय है तो पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर 98 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं। कौन है चंद्रबरदाई हैं। भाषा अंत साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली भाषा को क्या कहते हैं तो वह संध्या भाषा कहते हैं। संध्या भाषा ऐसी भाषा है जो अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। सहजयान के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो सहजयान के प्रवर्तक सरापा को माना जाता है। तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ। इस सेशन में 100 प्रश्न शामिल थे।
जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी प्रश्न है। अगर यह प्रश्न पसंद आए, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।